हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है प्रवीण जीएस एकेडमी में। और ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का सीरीज 2, जिसके अंदर हम अदर टॉप 10 एमसीक्यूज जो है वो डील करेंगे। और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, जो भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उन सभी में बेसिकली पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट 2 है उसका। और आज हम बेसिकली डील करेंगे अदर एक्चुअली 10 एमसीक्यू के साथ। तो कल हमने बेसिकली 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे पॉलिटी के, ये उसका सेकंड लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा नया पार्लियामेंट बन चुका है यहाँ पे। तो उसके बेसिकली जो आर्किटेक्ट है वो है बिमल पटेल। मैंने आपको यहाँ पे फोटो भी दे दिया ताकि आपको याद रह पाए। यही बिमल पटेल भाई साहब है जिन्होंने अभी का बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है और आर्किटेक्ट हैं। बट एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा पुराना वाला जो पार्लियामेंट था उसको कौन से साल में बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 1927 में। ठीक है, और उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड रीडिंग। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि 11th का आंसर है बी, बिमल पटेल। ये जो है न्यू पार्लियामेंट के चीफ आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पूरी तरीके से डिजाइन कराया था हमारा नया पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज नोन एज। देखिए, ये स्टेट के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि हम सेंटर में तो जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है और जो लोकसभा होता है वो लोअर हाउस होता है। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि स्टेट के अंदर कौन सा हाउस अपर हाउस होता है, मतलब किस हाउस को अपर हाउस और किस हाउस को हम लोअर हाउस बोलते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली होगा बी, यानी कि विधान परिषद। थोड़ा सा आप समझिए, देखिए स्टेट्स के अंदर भी क्या होते हैं ना कि दो हाउसेज होते हैं। और ये सारे स्टेट्स में नहीं होता है, कुछ ही स्टेट्स में मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें भी दो हाउस होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसके मेंबर्स को बोला जाता है एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो एलए के मेंबर होते हैं, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमएलए। और इन्हीं को हम बोलते हैं विधायक। यही विधायक हैं कि चाचा विधायक हैं मेरे। ठीक है, तो जैसे कि हमको सेंट्रल लेवल पे, जैसे हम लोकसभा में हमारी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है करंट गवर्नमेंट को, वैसे ही स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है करंट गवर्नमेंट को। जैसे यूपी गवर्नमेंट हो गई, बिहार गवर्नमेंट हो गई, तो क्या होता है इन सभी को लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी रहती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर दोनों हाउसेस हैं। तो देखिए, जिस स्टेट में दो हाउस होते हैं ना उनको हम बोलते हैं बाई कैमरल। ठीक है, और जिस स्टेट में एक हाउस होता है उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल। तो अभी कितने ऐसे स्टेट हैं जिनमें दोनों हाउस हैं? तो वो स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे 6 स्टेट्स हैं जो इस वक्त बाई कैमरल हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टेट यूनिकैमरल हैं। बट यहाँ पे 2020 तक जो जम्मू एंड कश्मीर था ना वो भी बेसिकली बाई कैमरल था। बट जैसे कि आपको पता है कि 2020 में यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक नए दो न्यू यूनियन टेरिटरी बन गए हमारे देश में। तो इसलिए क्या हुआ कि जो जो अपना ये है एमएलसी है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको हटा दिया गया। तो पहले कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 6 ऐसे स्टेट हैं जो बाई कैमरल हैं। बाकी सारे के सारे क्या है? यूनी कैमरल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा आपको 250। बट अगर आपको ये पूछे कि करंट में कितनी सीटें हैं जो वेकेंट हैं, जो खाली हैं, वो है बेसिकली 5 खाली हैं। तो कितनी सीटें अभी पूरी तरीके से इलेक्टेड हैं? वो है 245। तो 245 फुल है और 5 क्या है? वेकेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो हिस्टोरिकली राज्यसभा में कितनी सीटें थी? 552।
552 में से कैसे था? तो देखिए 552 में से 230 जो थे वो कहां से थे? वो थे स्टेट से। 20 कहां से थे? तो 20 बेसिकली थे यूटी से, और 2 कहां से थे? एंग्लो इंडियन से। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन वाला जो सीट है 2, उसको खत्म कर दिया गया। तो बचे कितने? 550। तो इस वक्त पार्लियामेंट में 550, मतलब लोकसभा में 550 सीट्स हैं। बट कितने हैं जो अभी इलेक्टेड हैं और कितने ऐसे हैं जो वेकेंट हैं? तो इलेक्टेड अभी हैं 543, मतलब कितनी सीटें वेकेंट हैं? टोटल 7। याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विथ हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। देखिए आपने मनी बिल के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको मनी बिल बताया था, उसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 110, सो आर्टिकल 110 होता है, वो डील करता है किसके साथ? मनी बिल के साथ, ठीक है। और मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो ये जो लोकसभा में पूरी तरीके से उसका प्रेरोगेटिव है, लोकसभा में ही पास होगा, राज्यसभा का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, राज्यसभा में जाएगा, बट वहां पे एक्चुअली उसके रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना, ये पूरी तरीके से लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइनेंस बिल क्या है। तो देखिए फाइनेंस बिल भी बिल ही होता है रिगार्डिंग बजट और सरकार का खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी 75, ठीक है। अब ये कौन से आर्टिकल से डील करता है? तो आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 यहाँ पे डील करता है फाइनेंस बिल के साथ। और ये फाइनेंस बिल भी जो है ये वन एंड ओनली किसके अंदर? लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो फाइनेंस बिल भी क्या है कि प्रेरोगेटिव किसका है? लोकसभा का। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि देखिए एक स्टेटमेंट है कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, जितने मनी बिल होते हैं वो खर्चे से जुड़े होते हैं। तो ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। याद रखिएगा, तो जितने मनी बिल होते हैं वो बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल बिल हैं, बट सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 117 डील करता है किसके साथ? फाइनेंस बिल के साथ। और आर्टिकल 110 किसके साथ डील करता है? मनी बिल के साथ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस इज चेयर्ड बाय, मतलब यहां पे अगर मान लीजिए, देखिए सबसे पहले ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये होता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा में किसी भी कानून को लेके, किसी भी बिल को लेके अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है? कॉन्फ्लिक्ट, बहस क्रिएट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कौन? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का हक किसका होता है? प्रेसिडेंट का, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये है कि ज्वाइंट सिटिंग बुला तो लिया, अच्छा ये ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल से डील करता है? तो ये डील करता है 108 से। तो आर्टिकल 108 जो है ना बेसिकली यहाँ पे रिकमेंड और यहाँ पे अलाउ करता है ज्वाइंट सिटिंग। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग तो बुला लिया, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा? उसको प्रिसाइड कौन करेगा? तो वो करेंगे स्पीकर लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे। बट अगर मान लो वो एब्सेंट रहे, तो अगर वो नहीं रहे किसी कारणवश, तो फिर कौन करेगा? तो फिर करेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी यहाँ पे नहीं रहे, तो इस सिचुएशन में करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बट याद रखिएगा कभी भी राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को यहाँ पे क्या नहीं करेंगे? प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड चेयर्ड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। याद रहेगा आपको कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट समझना यह है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। याद रखिए जो बना वाइस प्रेसिडेंट वही बनेगा राज्यसभा का चेयरमैन डायरेक्टली।
तो यहाँ पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आर्टिकल यहाँ पे 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भारत देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 यहाँ पे डील करता है कि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही क्या होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, मतलब कि सभापति होंगे। एक और चीज आप याद रखिएगा, आर्टिकल 89 क्लॉज 1 ये क्या बोलता है कि राज्यसभा के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली वो डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो उनको सैलरी मिलती है वो किसके लिए मिलती है, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट या बीइंग अ चेयरमैन। तो उनको जो सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट की मिलती है, ना कि चेयरमैन की मिलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो याद रखिएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार की मेजोरिटी कहाँ होनी चाहिए, लोकसभा में। राज्यसभा मेजोरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोकसभा मेजोरिटी होनी ही चाहिए। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, थोड़ा इनको कलेक्टिवली समझ लेते हैं। तो समझिए, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 75 किससे डील करता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। बट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम बनती कैसे है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए गवर्नमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद कौन आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद कौन आता है, स्टेट मिनिस्टर। और उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कौन है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद कौन आएगा, फिर आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट नो इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएंगे बेसिकली यहाँ पे सॉरी प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर कौन आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद कौन आएंगे लास्ट में, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये सब को मिला के क्या बनता है, तो ये सब को मिला के बनते हैं क्या, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। आ रही बात आपको समझ में यहाँ पे। तो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए, ठीक है। बिकॉज लोकसभा मेजोरिटी रहेगी तो ही सरकार चल पाएगी, राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी, किसके लिए, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा रिजर्व फॉर एसटी। सबसे पहले समझिए कि एसटी कौन होता है, तो एसटी होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। अच्छा, कितनी सीटें उनके लिए यहाँ पे रिजर्व है, तो उनके लिए टोटल सीट रिजर्व है 47। अच्छा, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो उनके लिए सीट रिजर्व हैं 83। और कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एससी और एसटी को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा के अंदर, तो वो है आर्टिकल 330। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 330, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। When was the last session of लोक सभा, मतलब when was the first session of लोक सभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आजाद भारत का पहला लोकसभा सेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 मई 1952 को। लेकिन इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए हमारा देश आजाद होता है 1947 को, और उसके बाद ही प्रेसिडेंट कौन, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, पंडित नेहरू। तो 1952 तक 13 मई से पहले, 1950 13 मई से पहले क्या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इलेक्टेड थे, नहीं, वो इलेक्टेड नहीं थे, नॉट बाय द पीपल ऑफ इंडिया बट बाय द वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटेन। उनको किसने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मतलब स्वॉन किया था, प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलवाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो क्या यहाँ पे जो
पंडित नेहरू थे वो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थे? नहीं, ठीक है। लेकिन 1952 में क्या होता है कि हमारे कंट्री में पहली बार इलेक्शंस होते हैं। क्या होता है? इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पहली बार होता है आजाद भारत में, और उसमें चुन के कौन आते हैं? पंडित नेहरू। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि 13 मई 1952 को भारत का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया में लोक सेशन इंट्रोड्यूस मतलब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी प्रवीण जीएस एकेडमी। थैंक यू।